कि हाथाहाथ कभी मत हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, संघर्ष ही जीवन है। मैंने कहा हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कभी ना तो गिरने दूंगा ना गिराऊंगा, ना उन्हें झुकने दूंगा कभी ना झुकाऊंगा। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश पप्पू नागर। मेरा राजनीतिक परिचय इस प्रकार से है। मेरा जन्म आयुध निर्माणी मुरादनगर में हुआ। मेरे फादर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में सर्विस करते थे, वहीं मेरी शिक्षा हुई। सन 1997 में वो रिटायर हुए वहाँ से। उसके बाद हम लोग गाजियाबाद आ गए। मेरे पिता को खेती का बहुत शौक था। हमारा गांव यहाँ नज़दीक में ही पड़ता है, तो उनका बड़ा मन था कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद खेती करूँगा। तो उन्होंने सोचा, मैं उनका बड़ा पुत्र था तो बड़े पुत्र पे उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने उम्मीद करी कि मैं उनके साथ चल के खेती करूं। तो मैंने 3 साल तक उनके साथ खेती की। चल के खेती में उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बच्चे को यहाँ खेती में लगा के और जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसके अंदर प्रतिभा बहुत है। तो उन्होंने मुझे गाजियाबाद में रहने के लिए बोला। मैं यहाँ गाजियाबाद आ गया। जब मैंने 2002 में जहाँ मेरा निवास है ये मकान खरीदा, तो जब लोगों से मैं मिला वहाँ, तो लोगों ने देखा उम्र मेरी कम थी, वहाँ बड़े सीनियर लोग हुआ करते थे। RWA की मैं बैठक में जाता था तो सबसे ज़्यादा सवाल मैं करता था। तो एक हमारे वहाँ के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने, कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना उमेश नागर जी को इस सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया जाए। तो 2003 में मुझे वहाँ RWA का प्रेसिडेंट बनाया गया, जो मैं आज तक भी बरकरार हूँ। हर वर्ष मुझे ही पुनरावृत्त किया जाता है कि मैं ही इस सोसाइटी का अध्यक्ष रहूं। उस कॉलोनी में बहुत सारे काम कराए, बाउंड्री बनवाई, सड़कें बनवाई। उसके बाद नगर निगम के चुनाव आए तो मेरे आदरणीय चाचा जी मनवीर सिंह नागर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उन्होंने मुझे भी जोड़ा और उन्होंने चुनाव लड़ा। मैंने बड़े जोरों शोरों से उन्हें चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत कर आए। चुनाव जीतने के बाद जितने भी मैं कार्य नगर निगम के थ्रू या GDA के थ्रू इस क्षेत्र में करवा सकता था, तो मैंने वो क्षेत्र में कार्य करवाए। उन कार्यों को लेकर भी सभी लोग बड़े प्रसन्न रहते थे। तो मैं पिछले 2007 में मैं भाजपा का पदाधिकारी बना, मंडल अध्यक्ष बना युवा मोर्चा का। मेरे मित्र हैं जो आदरणीय आज की डेट में महानगर के अध्यक्ष हैं, संजीव शर्मा जी, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया। मंडल अध्यक्ष, उस समय हम विपक्ष में थे, सपा की सरकार हुआ करती थी, तो बड़े संघर्ष करे राजनीति में। फिर मैं महानगर में मेन टीम में मंत्री बना। फिर मैं आगे आगे चलता हुआ ऐसी राजनीति में बढ़ता गया, लेकिन कभी अपेक्षा नहीं की। इस बार मुझे बहुत सारे लोगों ने, बुजुर्गों ने, बहुत मेरे साथियों ने मुझे कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते। मैंने कहा नहीं, पहले चाचा जी जब तक चुनाव लड़ेंगे मैं यहाँ से टिकट नहीं मांगूंगा। तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि भाई एक काम करो, मैं तो 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, इस बार आप चुनाव लड़ो, आप युवा हो, अब जो है मेरे से इतना काम भी नहीं होता, तो आप चुनाव लड़ो। तो उनके आशीर्वाद से मैंने टिकट मांगा और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे विश्वास कर कर मेरे ऊपर मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया और अब मैं आपके सामने ये चुनाव लड़ रहा हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आज तक सभी को सम्मान दिया है और सम्मान की ही राजनीति करता हूँ। कभी किसी से कोई लालच नहीं किया और इस पूरे क्षेत्र को मैं, जो मुझे जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे मित्र 8 साल से लेकर 60 साल तक के हैं, क्योंकि मेरा नेचर कुछ इस तरीके का है कि 8 साल का अगर बच्चा मेरे साथ होता है तो मैं 8 साल का बन जाता हूँ और 60 साल का होता है तो 60 साल का बन जाता हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है कि यहाँ की जनता मुझे पार्षद बनाएगी तो मैं ये यकीन जरूर दिलाऊंगा कि मेरे यहाँ कभी किसी को सम्मान की कमी नहीं पड़ेगी। काम तो सभी के होंगे ही होंगे, कभी किसी को मेरे सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई मैं उनके यहाँ गया और मुझे सम्मान से नहीं मिला, या मुझे उन्होंने चाय पानी के लिए नहीं पूछा, या वो कुर्सी छोड़कर खड़े नहीं हुए। तो मैंने हमेशा सीखा, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है कि कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, उसे सम्मान दो। तो यही मेरी जीवन शैली चली आ रही है। समाज में जुड़ा रहता हूँ, समाज के कार्य करता रहता हूँ और आगे भी बढ़ चढ़कर, अब पार्टी ने मुझे मौका दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है, यहाँ की जनता से जो प्यार मिल रहा है, मैं सब जगह जा रहा हूँ, सभी लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। मेरे कार्यालय पर रात को इतनी भीड़ हो जाती है, सभी लोग नए नए ग्रुप बना के आते हैं कि भैया हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मुझे इतना
अच्छा लगता है, इतनी प्रसन्नता होती है कि मैंने कहीं ना कुछ तो अच्छे कार्य किए हैं जो ये लोग अपने आप आके मुझसे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं भी इन सभी मित्रों को, अपने सभी साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उनकी इस उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और आगे चलकर जब मैं यहाँ गाजियाबाद आया तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। फादर तो रिटायर हो चुके थे कि भाई काम क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम क्या काम करें। यहाँ आने के बाद मकान मैंने किराए पे लिया। किराए पे मेरी छोटी बहन मेरे साथ रहती थी, मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, मेरी शादी हो चुकी थी, एक बेटा था मेरे पास उस समय। तो बड़ी समस्या थी उस समय पे कि भाई क्या काम किया जाए। तो मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम एक काम करो कि मेरे साथ आओ और प्रॉपर्टी का काम करो। मैंने वहाँ गया, मैंने सीखा। मैं 2-3 महीने तक तो ऐसे ही रोज जाता रहा आता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा तो मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू करा, मैंने कई कॉलोनियाँ काटी। उसके बाद धीरे धीरे ईश्वर ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि जहाँ भी मैं कदम रखता था वो ठीक ठीक होता चला गया, सब कुछ मेरा काम बढ़ता चला गया। फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि फ्री होल्ड में जो कॉलोनियाँ कटती थी वहाँ लोग धोखाधड़ी ज़्यादा करने लगे। किसान भी जमीन जिसकी खरीदते थे वो समय मान लिया 1 साल का देता था, उसके बाद फिर वो बीच में कहने लगे हमें और पैसे दो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं रोज, हम जो भी पार्टियां मेरे पास प्लॉट खरीदने आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनके साथ धोखा कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया, मैं गाजियाबाद आ गया। यहाँ गाजियाबाद आके मैंने फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदता था उसे फिर मैं बेचता था, अपने आप खरीदता था फिर उसे बेचता था। मतलब फिर मैंने वो छोटा मोटा काम छोड़ दिया। किसी को, जैसे मैं किसानों से एग्रीमेंट पे जमीन खरीदते थे, मतलब मैंने वो कच्चा काम छोड़ दिया। आज भी मैं प्रॉपर्टी का जो काम करता हूँ वो बिल्कुल 1 नंबर से करता हूँ कि भाई मैं कोई पहले प्रॉपर्टी खरीदता हूँ फिर वो उसे बेचता हूँ। अभी बीच में जब मैंने सोचा कि चुनाव लड़ा जाए भाई इस बार, जब सभी लोगों ने, बड़े बुजुर्ग मुझसे कहने लगे कि भाई तुम चुनाव लड़ो, तो अभी 3-4 महीने पहले मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो गई थी। मेरा पैर जमीन पे नहीं टिकता था, कोई दिक्कत आ गई थी मुझे, तो चलने फिरने में मुझे बड़ी असमर्थता होने लगी। तो मैंने सोचा कि यार मन कर रहा है कि अब की चुनाव लड़ूं, लेकिन अब नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तो चल ही नहीं पा रहा, तो चुनाव क्या लड़ेगा। लेकिन मैंने योगा कर और अपने आप में संयम बरत कर एक डाइट चार्ट बनाया, तो मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। 2-2.5 महीने मैंने संघर्ष किया, फिर मैंने पुनः प्रयास करा और मैं आज इस स्तर पे हूं कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मुझे दिलवाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी वोटों से मेरे समर्थक मुझे जिताएंगे, मेरे साथी मुझे जिताएंगे, और मैं जब सदन में जाऊंगा तो उनके लिए मैं भरपूर आवाज उठाने का कार्य करूंगा। मेरा तो एक मानना है कि जरूरी नहीं कि तुम चुनाव लड़के ही राजनीति कर सकते हो या समाज सेवा कर सकते हो। समाज सेवा करने के लिए आपको एक जुनून होना चाहिए, एक सच्चा दिल होना चाहिए। मैं सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि अच्छे दिल और सच्चे दिल से जो काम करता है वो हमेशा सफल होता है, और मेरा नेचर भी ऐसा ही है। बहुत लोगों ने मेरे बारे में अफवाह फैलाई कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है, ये तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, दबंग है, फलाना है, ढिंकाना है। जो लोग मुझे जानते थे उन्होंने तो उनके सामने मुंह पे जवाब दे दिया, लेकिन जो नहीं जानते थे उन्हें शायद ऐसा लगा होगा, हो सकता है क्योंकि ईश्वर ने मेरी पर्सनैलिटी इस तरीके की बनाई है कि सामने वाले को लगता है कि कोई दबंग होगा या कुछ ऐसा होगा। मैंने फिर भी उनके साथ जाके, उनके सामने जाके जब वो मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अरे यार तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसा कहते थे, तुम तो बड़े, यार तुम बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही एक मेरे सामने ही प्रत्याशी खड़े हुए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं उनसे कल मिला जब मैं अपना सिंबल लेने गया था। तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, मुझसे कहा नागर साहब आपके बारे में सुना तो बहुत था लेकिन आज मिल रहा हूं, लेकिन जो मैंने सुना था वो बड़ा गलत था। आप तो बड़े सुलझे हुए और सभ्य और सच्चे इंसान हो। तो ऐसे ही मेरा जीवन चक्र चला आ रहा है और आगे भी चल के ऐसा ही चले जाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, दुनिया बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, मैं किसी भी पद पर बैठ जाऊं, पर मैं नहीं बदलूंगा, जैसा मैं हूं ऐसा ही रहूंगा। समाज सेवा के रूप में जब मैं कार्य कर रहा था तो तिब्बत के राष्ट्रपति ने मुझे आमंत्रित किया कि समाज सेवी के रूप में हम तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, और देहरादून में वो कार्यक्रम उन्होंने रखा, मुझे वहाँ पुरस्कार मिला तिब्बत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो बहुत सारे कार्य किए, लेकिन कभी भी, आज भी मैं बहुत सारे बुजुर्गों के साथ बैठा था,
तो जब मैं मिलता हूँ लोगों से तो बड़े प्रसन्न होते हैं, चाहे मेरे बारे में उनके मन में थोड़ा सा नेगेटिव थॉट लोगों ने भर रखे हों। लेकिन आज मैं अभी भी थोड़ी देर पहले ही कुछ बुजुर्गों से मिलने चला गया कि वो बाहर बैठे हुए थे, मैं उनके पास रुक गया तो एक बुजुर्ग के मैंने पैर छुए तो उन्होंने मुझे बड़ी गौर से देखा। जब मैं उनके साथ बैठा तो मुझसे बोले, यार मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ये पप्पू नागर है कौन, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन इन्हें तो मैंने सैकड़ों बार देखा है। तो बहुत देर तक मेरी बातचीत चलती रही। जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे मेरा मन ऐसा कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सोच ऐसी होगी, मेरा मन ये सोच रहा था कि पता नहीं ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं तो कहीं इनके दिमाग में किसी ने नेगेटिविटी तो नहीं भरी हुई मेरे प्रति। लेकिन जब मैं उनके साथ 10-15 मिनट बैठा तो मुझे लगा कि वो मुझसे लगाव मानने लगे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके दिल पर एक छाप छोड़ी है, एक प्रभाव छोड़ा है, और आगे कोई नेगेटिविटी मेरे बारे में अगर उनसे कोई कहेगा तो वो उसका जवाब अच्छी तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि मैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके आया हूँ, उनसे मिल के आया हूँ और उनसे कह के आया हूँ। मैंने कहा हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान कभी ना तो गिरने दूंगा ना गिराऊंगा, ना उन्हें झुकने दूंगा कभी ना झुकाऊंगा। और मैं इसी सोच के साथ राजनीति भी कर रहा हूँ। मेरी सोच यही रहेगी कि मेरे पास अगर कोई भी किसी भी काम के लिए आएगा, काम की और सम्मान की मेरे पास कभी कमी नहीं होगी, हमेशा उन्हें देता रहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे अपने कैरियर के लिए बड़ा सोचते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक मन में ठान लीजिए, जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल बन के ही कैरियर बनता है या कोई बिजनेसमैन बन के ही कैरियर बनता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अपने मन में ठान लोगे तो उससे भी आपका एक कैरियर बनेगा। भाई संगीत भी एक कैरियर है, पूजा भी एक कैरियर है, पढ़ाई भी एक कैरियर है। बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं कि जो आप मन में ठान लो वो आपका कैरियर बन सकता है। और अपने मन पे और अपने दिमाग पे कोई भी चीज़ ऐसी हावी ना होने दें। जैसे कि आजकल मोबाइल का दौर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ आजकल की युवा पीढ़ी को, मान लिया कहीं बैठते हैं वो 4 लोगों में तो उनका हाथ सिर्फ मोबाइल पे लगा रहता है, मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, अपने घर के बड़ों के साथ बैठो। बड़ों के साथ बैठने से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी आपको शिक्षाएं मिलेंगी और बहुत सारा आपको कैरियर आगे जीने के लिए आपको मौके मिलेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि हाथाहाथ कभी मत हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाएं। संघर्ष ही जीवन है, उसे सोच के चलें कि मैं इसे पूरा करूंगा और मन में ठाने। और ये काम हमेशा वो जब ये सोच के करेंगे कि मैं इस काम को करना चाहूंगा और इस काम को मैं पूरा करूंगा, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक सकती है। वो हर काम कर सकते हैं, चाहे वो मातृशक्ति हो, कोई लड़की हो, कोई हमारी बिटिया हो, या कोई हमारा छोटा भाई हो, हमारा बेटा हो, या हमारा कोई बच्चा हो। आजकल जो है छोटी छोटी बातों को वो दिलों पे ले जाते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आजकल छोटी छोटी बातों पे बहुत गलत गलत कदम उठा लेते हैं। कभी नेगेटिविटी अपने अंदर हावी ना होने दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माँ बापों के बारे में सोचें कि भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें किस तरीके से पाला है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, उनके बारे में हमेशा सोच के चलें। अगर आप ऐसे सोच के चलेंगे तो कभी जीवन में नाकाम नहीं हो सकते, हमेशा तुम आगे बढ़ते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।